गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन आई से करंट अफेयर्स जो कि PT 365 लॉन्च हो गई है 2021 के लिए, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत करेंगे, हेडिंग रहेगी आज फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और या फिर लोकल गवर्नमेंट की। अब देखते हैं इसके अंदर पहला टॉपिक क्या है। टॉपिक है क्वेश्चन आर का। तो आपने पढ़ी होगी इंडियन पॉलिटी, पार्लियामेंट का चैप्टर खासकर, तो आपने इस बारे में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे भी आपको चीजें समझाएंगे सबसे पहले, लेकिन जानते हैं कि न्यूज में क्यों रहा। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते लोकसभा ने और राज्यसभा ने सस्पेंड कर दिया अपना क्वेश्चन आर, और साथ में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस भी। कब सस्पेंड करा? लास्ट हमारा जो मॉनसून सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। अब दोनों चीजों को समझते हैं, क्वेश्चन आर क्या होता है और ये प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस क्या होता है। देखिए, कुछ बात हम क्वेश्चन आर के बारे में पहले जान लेते हैं। ये पहला घंटा होता है ना, जो ये देखिए, अब यहाँ पे आप चार्ट के थ्रू समझिए कि जब सिटिंग होती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर, तो ये जो पहला घंटा है, ये देखिए स्टार्टिंग का जो पहला घंटा होगा, ये क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो MPs होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स से, है ना। तो भाई सवाल वगैरह पूछते हैं मिनिस्टर्स से। इससे क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज जो है वो अकाउंटेबल होती हैं हाउस को। ठीक है, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट घंटा हो गया। अब दोनों ही हाउसेस जो कि पार्लियामेंट के हैं, वो अपने अपने जो रूल्स हैं उनके, उस हिसाब से फॉलो करते हैं और अपने हिसाब से गवर्न करते हैं। अब आपको समझाते हैं कैसे कहाँ से शुरू हुई चीजें। देखिए, हुआ क्या कि 1952 की बात है ना, जो बिगनिंग थी पार्लियामेंट की, उसमें लोकसभा ने क्या करा, लोकसभा के जो रूल्स थे उन्होंने प्रोवाइड करा फॉर क्वेश्चन आवर। उन्होंने कहा कि भाई हर एक घंटा शुरुआत का जो होगा वो हम क्वेश्चन आवर को दे देंगे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में चीज अलग रही। राज्यसभा में सबसे पहले शुरुआत में कहा गया कि हम क्वेश्चन आवर को जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वीक में 2 दिनों को दिया करेंगे, मतलब एक हफ्ते में 2 दिन जो है वो हम क्वेश्चन आवर के लिए रखेंगे। खैर, कुछ महीनों के बाद ही बात है जब इसको कहा गया कि ठीक है, हम एक वीक में, मतलब एक हफ्ते में 4 दिनों को देंगे क्वेश्चन आवर के लिए। लेकिन उसके बाद 1964 के बाद से क्या हुआ, क्वेश्चन आवर जो है राज्यसभा के अंदर हर एक दिन होने लगा। ठीक है, तो आज की डेट में हर एक दिन का स्टार्टिंग का जो घंटा होता है हाउस के अंदर, वो क्वेश्चन आवर को अलॉट होता है। इतनी बात समझ में। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछने से पहले पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स जो हैं वो देता है 15 दिनों की नोटिस देता है चेयरमैन को राज्यसभा के केस में, या स्पीकर को लोकसभा के केस में। ठीक है, काफी प्रिस्क्राइब मैनर में ये जो है एक नोटिस देता है। और ऐसा पीरियड ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है 15 दिन तक चले, 15 दिनों से कम भी करा जाता है इस पीरियड को। अगर मान लीजिए चेयरमैन या स्पीकर का मन है तो वो कम कर सकते हैं। साथ में जो परमिसिबल लिमिट होती है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आर ओनली 5 अ डे पर मेंबर, मतलब एक दिन में 5 क्वेश्चन जो है वो एक मेंबर पूछ सकता है लोकसभा के अंदर, और बाकी जो है एक दिन में 7 क्वेश्चन सिर्फ पूछ सकता है पर डे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली चीजों को समझते हैं। देखिए, कैटेगरीज क्या होती है क्वेश्चन की, ये एक बार देख लेते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना, इसमें आपको क्या होता है कि ओरल आंसर की जरूरत होती है, ओरली मिनिस्टर्स आंसर देते हैं। फिर एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिटन आंसर की जरूरत होती है। फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या होता है, ये ओरली क्वेश्चन आवर के बाद पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि क्वेश्चन आवर को प्लान नहीं किया गया, तो सबसे पहले जो फर्स्ट आइटम होगा एजेंडा का हमारे पार्लियामेंट के अंदर, वो यहाँ पे जो है वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, जो भी मैटर कनेक्टेड होते हैं ऐसे मेंबर से जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारा का सारा हो जाएगा क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, बिल या रेजोल्यूशन को लेके। उसके बाद आता है हाफ एन आवर डिस्कशन। तो ये किसके साथ होता है, ये यहाँ पे स्पीकर की परमिशन से होता है। अगर मान लीजिए कि मेंबर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, स्टार्ट या अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछा, और इस आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं हुए,
तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ एन आवर डिस्कशन होगा और ये स्पीकर की परमिशन से होगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे लिखी हैं कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर या चेयरमैन को क्वेश्चन पूछने के लिए, और ये 15 दिनों का पीरियड रिड्यूस भी किया जा सकता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। और सिर्फ 5 क्वेश्चन एक दिन में लोकसभा का मेंबर पूछ सकता है और 7 क्वेश्चन एक दिन में राज्यसभा का एक मेंबर जो है वो पूछ सकता है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं ये कैसे है क्या है, और क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग का 11 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है वो क्वेश्चन आवर को दिया गया है। उसके बाद 12 से 1 बजे तक का टाइम देखिए 0 आवर को दिया गया है। 1 से 2 ये लोग लंच करते हैं और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्स पे होती है डिस्कशन। अब यहाँ देखिए कि इसमें क्या क्या काम होता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो डिस्कशंस होते हैं, और फ्राइडेज को कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होते हैं, और एटलीस्ट 2.5 मतलब 2.5 घंटे जो है इनको रिजर्व करा जाता है प्राइवेट मेंबर बिजनेस के द्वारा। अब प्राइवेट मेंबर जानते हैं, जो मेंबर मिनिस्टर नहीं है वो हो गए प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो यही है प्राइवेट मेंबर बिजनेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि मतलब यहाँ पे मतलब जो भी रिजर्व करा जाता है ये हर एक फ्राइडे को डिस्कशन होती है, आखिरी के 2.5 घंटे में वो रिजर्व होती है प्राइवेट मेंबर बिजनेस को। क्लियर है इतनी बात। अब आप कहेंगे कि मैम ये बताइए, इस बार तो क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया, तो क्या इस क्वेश्चन आवर को पास्ट में भी कभी सस्पेंड किया गया है? तो जी हाँ बच्चों, इसको कई सारे सालों में किया गया है। जैसे 1962 में किया गया था, 71 में, 75 में किया गया, 76 में किया गया, 1991 में, उसके बाद अभी 2004 और 2009 में भी किया गया। इनकी वजह ये थी कि क्वेश्चन आवर जो सबसे पहली बार सस्पेंड किया गया था वो इंडिया चाइना वॉर की वजह से किया गया था। ठीक है, ये विंटर सेशन को जो है यहाँ पे विंटर सेशन में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था 1962 में। आप जानते हैं इंडिया की चाइना से वॉर हुई थी। उसी तरह 1971 में क्या हुआ था कि विंटर सेशन में सस्पेंड किया गया था क्योंकि हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ में। उसके बाद इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया गया है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन आवर नहीं था। 2 सेशन लगातार तक, एक आपका मानसून सेशन, लगातार नहीं मतलब मानसून सेशन जो कि आपका 1975 का था, और विंटर सेशन जो कि 1976 का था। दोनों में ही यहाँ पे जो है वो क्या करा गया था, क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करा गया था। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो क्वेश्चन आवर के बाद का टाइम है, ये देखिए 0 आवर, उसके बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद के टाइम जो होता है वो यहाँ पे 0 आवर कहलाता है। 0 नाम कहाँ से निकला? क्योंकि देखिए यूजुअली 12 बजे से हो रहा है, तो 12 बजे एक तरीके से घड़ी फिर से रीसेट हो गई, तो इसलिए 0 आवर बोल दिया। यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं या बजट है या कुछ दूसरे इश्यूज हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे 2 बजे के बाद होते हैं। ठीक है, अब मेंबर्स मान लीजिए अगर चाहते हैं कि कुछ अपने मैटर को उठाना चाहते हैं इस 0 आवर में, तो मेंबर को क्या करना होगा कि ये पूरा सेशन शुरू होने से पहले एक जो है नोटिस देनी होगी स्पीकर को। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ मैटर वगैरह रेज कर सकते हैं 0 आवर में। अब 0 आवर देखिए इंडियन पार्लियामेंट का इनोवेशन है, और ये आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है लेकिन 0 आवर नहीं है, और ये हमारे यहाँ हमारे पार्लियामेंट में 1962 के बाद से है क्या, 0 आवर। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि 0 आवर हर एक दिन करा जाए सेशन के अंदर, हर एक सेशन के टाइम पे डेली करा जाए, तो ये कोई बात ज़रूरी नहीं होती है। इतनी बात मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में। न्यूज़ में क्यों रही है समझते हैं। देखिए पेंडेमिक की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज वॉज लॉस्ट। अब जो हमारा भाई समय दिया जाता है आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को, ये यहाँ पे जो है लूज करा है इन्होंने, और पेंडेमिक के चलते तो इनको इतनी तवज्जो नहीं दी गई। जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और बात। तो बात क्या है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं इन्होंने कहा कि भाई 2 ईयर फिक्स टेन्योर फॉर हाउस पैनल। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फॉर 2 ईयर फिक्स टेन्योर फॉर हाउस पैनल। इसलिए 2 ऑप्शंस यहाँ पे देखे गए। एक ये देखा गया टू द एक्सटेंड द टर्म ऑफ द पैनल्स फॉर अ ईयर, एंड सेकेंड टू फॉर्म न्यू कमेटीज विद अ फिक्स टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स। अभी बताएं तो जो टेन्योर होता है इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का वो 1 साल का होता है। ठीक है, 1 ईयर का होता है। अभी और क्लियरली आपको चीजें समझाते हैं। तो देखिए अब समझिए, क्लियरली समझिए चीज क्या है कि राज्यसभा ने क्या करा है। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं इन्होंने भी कहा है कि हाँ 2 ईयर का फिक्स टेन्योर होना चाहिए हाउस पैनल्स के लिए। तो हमारे सामने
अब अभी तो हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो अभी का टेन्योर है ये आपका 1 साल का है। तो अगर उन्होंने 2 साल का बोला है फिक्स टेन्योर, है ना, होना चाहिए हाउस पैनल्स के लिए, तो क्या हो, तो हमारे पास 2 ऑप्शन सामने आते हैं। या तो आप जो अभी का पैनल का टर्म है उसे 1 साल से और एक्सटेंड कर दो क्योंकि 1 ही साल है, और या तो आप काम करो नई कमेटी बनाओ जिसका फिक्स टेन्योर हो यहाँ पे 2 साल का। तो 2 ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अब समझते हैं थोड़ा बहुत कि आखिरकार ये स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती। देखिए, इनके नेचर जो इनका जो फंक्शंस हैं ना, जो नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं इनके द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक बनती है आपकी फाइनेंशियल कमेटी, दूसरी होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये आपका किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। उसके बाद तीसरी बनती है कमेटीज टू इंक्वायर, चौथी जो बनती है वो बनती है कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। साथ में जो पांचवी बनती है वो कमेटीज रिलेटेड होती हैं डे टू डे बिजनेस, जो कि हाउस का होता है ना, हर दिन डे टू डे बिजनेस जो होता है उससे रिलेटेड होती है। और आखिरी में जो छठी कमेटी होती है वो हाउस कीपिंग कमेटीज होती हैं, या आप कह लो सर्विस कमेटीज होती हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो काफी कुछ ये चीज समझिए, अब 1 साल की होती हैं, और न्यूज इसीलिए ये न्यूज में रही क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे बड़ा ही ज्यादा ये हुआ कि इनका 1 साल का जो टाइम था वो बहुत खराब हो गया। अब थोड़ा पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडिंग कमेटीज मैंने आपको समझाई। अब देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती है, मेन जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, अब कौन सी 2 तरह की होती है आपने पढ़ा होगा, आता होगा, नहीं तो यहाँ समझाती हूँ मैं। एक होती है ये स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, तो पहली हो गई स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी होती है बच्चों एडहॉक कमेटी। ठीक है, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं ये किस तरह की होती हैं बच्चों, ये परमानेंट होती हैं नेचर में अपने, मतलब इनको बनाया जाता है हर 1 साल के लिए बनी, और ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम करती रहती हैं। स्टैंडिंग से याद कर लो कि ये खड़ी हैं, ठीक है, ये खड़ी हुई हैं, तो ये 1 साल के लगातार काम करेंगी, हर साल बनाई जाएंगी, और ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम करती हैं, परमानेंट है। और दूसरी जो एडहॉक कमेटी है वो क्या है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, ये टेम्परेरी है कि एक बार जो इनको काम दिया गया वो काम जब कंप्लीट हो गया, इनका टास्क कंप्लीट हो गया, तो बस उतने तक रहती हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन सारी कमेटीज को अलग अलग प्लेसेस पे जो है वो मेंशन भी करता रहता है, बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर कॉम्पोजिशन, टेन्योर एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे इन कमेटीज को अलग अलग जगह पे मेंशन तो किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई इनमें आखिरकार कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसमें आखिरकार कौन कौन लोग होंगे, या कितने वक्त के लिए वगैरह बनेगी। तो सारे का सारा मैटर जो है वो डील करा जाता है बाय द रूल्स ऑफ 2 हाउसेस। ठीक है, जिस हिसाब से भी रूल्स होते हैं दोनों ही हाउसेस के, उस हिसाब से सारा मैटर डील करते हैं। ये कॉम्पोजिशन कैसा होगा, मतलब कौन लोग इसके अंदर होंगे, कितने वक्त के लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, वो आपको बता दूं। तो पहला तो ये कि आप अच्छे से डिटेल स्क्रूटनी करिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे, जो भी आपका काम होता है नॉन पार्टीशन मैनर में, इस पे अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होने, मतलब स्क्रूटनी आपकी होनी चाहिए। मतलब क्या करती है ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, मान लीजिए सरकार कुछ भी लेकर आए, ठीक है, तो उस प्रॉपर तरीके से उसको स्क्रूटनी करेगी, देखेगी, समझेगी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, कोई मतलब तो नहीं है कि जनता के हित के लिए है कि नहीं है, और अगर है भी कुछ तो सरकार यहाँ पे सवाल उठाएगी कि भैया ये चीज़ आपकी कैसे हो गई ऐसी। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे अकाउंटेबल होगी अपने काम को लेके। तो ये काम ये नॉन पार्टीशन मैनर में करे, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, अरे ठीक है कर दिया, अरे ये साथ नहीं देना, इनको बिल्कुल नॉन बायस होकर काम करना है। दूसरा इनका ऑब्जेक्टिव होता है एड्स द ऑपोजिशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे देखिए ऑपोजिशन पार्टी को यहाँ पे कहती है कि भैया आप भी अच्छा रोल अपना निभाइए, ठीक है, ताकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे आप भी यहाँ पे अपना कंट्रोल जमा पाए। क्योंकि होता क्या है कि अगर ऑपोजिशन मान लीजिए कमजोर होगा ना बच्चों, तो क्या होगा कि वो कोई सवाल उठाएगा नहीं, और कोई सवाल अगर ऑपोजिशन नहीं उठाएगा तो जो मर्जी आएगी वो सरकार करती रहेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑपोजिशन हमेशा जो है बात बात में क्रिटिसाइज भी करे, ताकि अच्छे से अच्छा जो है वो पॉलिसी या फिर लॉ आए पब्लिक के लिए। ठीक है, तीसरा जो इनका काम होता है वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ही इंगेज करती हैं। और चौथा जो है वो फाइनेंशियल प्रूडेंस, इंश्योर फाइनेंशियल प्रूडेंस। तो इसका मतलब क्या होता है फाइनेंशियल प्रूडेंस का? देखिए, ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप इतने अच्छे तरीके से प्लानिंग करिए, एडवांस में इतनी बढ़िया प्लानिंग करिए, और
ऐसे एरियाज में इन्वेस्टिगेशन करिए जहां आपको लगता है कि आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि आपको अच्छी खासी प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज हो कि आप जो पैसा लगा रहे हैं किस तरीके से उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये होता है फाइनेंशियल प्रूडेंस का मतलब। अब देखिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये अपनी अथॉरिटी लेती हैं आर्टिकल नंबर 105 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, और साथ में आर्टिकल नंबर 118 जो है वो जो कहता है ऑन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इससे हम जो है ये अपनी पावर अथॉरिटी लेती है। अब पार्लियामेंट कोई बाउंड नहीं है ना, कि जो कमेटी रिकमेंडेशन देती है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि पार्लियामेंट इस बात को माने ही माने। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है इनकी दी गई रिकमेंडेशन को माने ही माने। समझ आए की बात। यहाँ पे 6 जो कमेटीज हैं ये देख लीजिए आप, उसके अंदर फाइनेंशियल वगैरह। ठीक है, ये 6 की 6 कमेटीज यहाँ मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये समझते हैं कि न्यूज में क्यों रहा, जानते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री पैनल ने यहाँ पे कहा भाई हैज सॉट सेंटर्स रिस्पॉन्ड टू अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्लियर एम्बिग्विटी ओवर डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब आपको पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, काफी धुंधली है, समझ नहीं आता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आखिरकार आता क्या है। तो हुआ क्या है कि पार्लियामेंट्री पैनल ने यहाँ पे मांगा है सेंटर का रिस्पांस, है ना। काफी टाइम से आवाज उठ रही थी कि भैया ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो और ये जो धुंधलापन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में इसे आप जरा क्लियर करो। तो इसके लिए भाई सेंटर का रिस्पांस माना गया। अब थोड़ा सा बात समझते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, बट अलग अलग कोर्ट्स ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन करा है ना, अपनी एक पोजीशन दी है, कई सारी ड्यूटीज वगैरह जो रखी गई हैं इसके अंदर जो पब्लिक कैरेक्टर की होती हैं, तो अलग अलग कोर्ट्स ने अपने हिसाब से चीज़ों को रखा है। फिर समझिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे डिफाइन नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या ना ही आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, बट अलग अलग कोर्ट्स डिफरेंट कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड इट टू मीन अ पोजीशन विद सर्टेन ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। अब एसेंस ये है कि जो लेजिस्लेटर हैं वो यहाँ पे अपनी ड्यूटीज वगैरह को करते हैं फ्री मैनर में, बिना किसी ऑब्लिगेशन के टू गवर्नमेंट ऑफ अ डे। अब समझते हैं रूलिंग्स बाय द कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक केस आया था प्राद्युत बोर्दोलोई वर्सेस स्वपन रॉय। ठीक है, ये आपका 2001 का केस था। इसमें यहाँ पे 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो डिटरमाइन कर रहे थे कि ऑफिस वेदर एन ऑफिस अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, कि ये ऑफिस जो है क्या ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे क्या करता है, समझते हैं यहाँ पे। ये था कि अगर वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस, पहला। दूसरा, वेदर द ऑफिस हैज एनी रेम्यूनरेशन अटैच्ड टू इट। तीसरा, वेदर द बॉडी इन विच ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर्स, जैसे कि पैसा वगैरह को रिलीज करना या लैंड अलॉट करना या लाइसेंसेस वगैरह देना। और चौथा, वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रनेज। तो अब यहाँ पे समझिएगा बहुत ही गौर से आप मेरी बात को। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राद्युत बोर्दोलोई वर्सेस स्वपन राय 2001 के केस में ये 4 ब्रॉड प्रिंसिपल निकाले, है ना, कि क्या ऑफिस जो है अट्रैक्ट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन। तो 4 ब्रॉड प्रिंसिपल ये रखे गए कि क्या सरकार का कंट्रोल है अपॉइंटमेंट के ऊपर, रिमूवल के ऊपर या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर, जो भी ऑफिस के फंक्शंस हैं। दूसरा, कि क्या ऑफिस जो है कोई पैसा वगैरह देता है, रेम्यूनरेशन इससे अटैच है। या तीसरा, कि क्या बॉडी जिसमें ऑफिस जो है उसके पास गवर्नमेंट पावर्स है ना, कि मतलब पैसा वगैरह रिलीज करती है बॉडी, या लैंड अलॉट करती है या लाइसेंसेस वगैरह देती है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे सरकार वाली पावर्स है। उसके बाद, या कि क्या ऑफिस जो है वो किसी होल्डर को इन्फ्लुएंस करता है बाय द वे ऑफ पैट्रोनेज। तो अब ये सारी बातें जो हैं वो कुछ ब्रॉड कैटेगरीज इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो करी गई। अब यहाँ पे देखिए अभी जो हम आपको बताएंगे कि भाई और चीजें आगे कैसे क्लियर हुई, पहले एक चीज समझ लेते हैं। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, किसी के संरक्षण के अंदर। तो ये मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं। अब देखिए आगे समझिए बहुत अच्छे से कि सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जब वो अपहोल्ड कर रही थी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जया बच्चन फ्रॉम राज्यसभा इन 2006, ठीक है, 2006 में जया बच्चन को जब डिस्क्वालीफाई करा था गया था राज्यसभा से, तो इस टाइम पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ये सवाल उठता है कि किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड करा है या नहीं करा है, तो इस सवाल का ये है कि भैया व्हाट इज रेलिवेंट इज वेदर द ऑफिस इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट, कि मतलब मेन चीज इसमें ये देखेंगे कि जिस भी ऑफिस में वो बंदा था, जो भी काम कर रहा था, जिस भी पोस्ट पे था, या वो जो बॉडी है, वो जो काम कर रहा था, जो ऑफिस था, क्या वो कोई प्रॉफिट देता है, क्या वो कोई पैसे के टर्म में उसको फायदा हो सकता है ना, एंड नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन्ड अ मॉनेटरी गेन, मतलब ये ऑफिस को लेके बात है, ठीक है, एंड नॉट क्या ये चीज नहीं है कि जो है पर्सन जो है वो एक्चुअली सच में पा गया मॉनेटरी गेन, उसको सच में फायदा हो गया, ये बात नहीं लेंगे इसमें, ये देखेंगे, ये चीज जरूर देखेंगे कि क्या ऑफिस जो है ये क्या प्रॉफिट देता है, क्यों पेक्यूनरी मतलब पैसे को रिलेटेड कोई पैसा गेन देता है, कोई फायदा देता है, तो ये बात कही गई थी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इसके अंदर ये है कि आर्टिकल नंबर 102 का जो पार्ट 1 है और आर्टिकल नंबर 191 का जो पार्ट 1 है, उसमें क्या है, एक जो एमपी होगा, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इसे आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से होल्ड करने के लिए बार कर सकते हो, रोक सकते हो अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आप रोक सकते हो किसके अंदर, एमपी और एमएलएस को आर्टिकल 102 पार्ट 1 और आर्टिकल 191 पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। अब साथ में अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी अगर आप प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है लॉ सिंपली क्या करता है कि सीक्स टू इन्फोर्स अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये क्या है कि चाहता है भाई, देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, सिंपली क्या करता है कि भाई सिक्स टू इन्फोर्स बेसिक फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसमें से एक ये भी है कि भाई सेपरेशन होनी चाहिए पावर की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो अगर इसमें से कोई भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ गया। उसके साथ लीगल प्रोविजंस बताएं तो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ ऑफिसेज ऐसे आते हैं जिनको एग्जेम्प्ट करा गया है डिस्क्वालिफिकेशन से। अब ऐसा है नहीं कि मान लीजिए कुछ ऑफिसेज ऐसे भी हैं कि जो जिनसे प्रॉफिट होना है जो भी है, तो अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर तो आ नहीं जाएंगे, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करा गया है, ये डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करा गया है, ठीक है। वैसे ऑफिसर्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट रहेंगे डिस्क्वालिफिकेशन से। तो किसके अंदर किया गया है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स को रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हैं बातें। तो अब यहाँ पे इस पार्ट को करते हैं कंप्लीट। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, you can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires. And if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.